गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 1 अक्टूबर पे पहुंच चुके हैं हम। तो यहाँ पे अक्टूबर की न्यूज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू कवर करने के लिए। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। अभी देखेंगे यहाँ पे करंट अफेयर्स की न्यूज़, बट उससे पहले सितंबर महीने की जो हमारी पूरी न्यूज़ है उसको मैराथन सेशन के अंदर आप देख सकते हैं, उसे भी अपलोड कर दिया गया है। तो आप उसे नेटमॉक के चैनल के ऊपर सितंबर की पूरी न्यूज़ को रिवाइज कर पाएंगे। ये ऐसा किया क्यों जा रहा है? देखिए, प्रीलिम्स 2020 4 अक्टूबर को है और ऐसा देखा गया कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपनी क्वेरी लिख के दी कि उनके जो करंट अफेयर्स हैं वो पूरे तरीके से कवर नहीं हो पाए। इस वजह से क्या शॉर्ट में अगर उनको करना है तो कैसे करना चाहिए, इस तरीके के जो क्वेश्चंस थे वो मुझे टेलीग्राम पे मिल रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, जो लोग 2021 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, प्रीलिम्स 2021 के लिए, उनको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो मंथली करंट अफेयर्स है उसको साथ के साथ करते चलिए। आई एम हैप्पी कि आप एमसीक्यूज जो है एवरीडे बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मंथली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना, वीकली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना वो भी बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से जो मंथली मैराथन सेशंस होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे रिवीजन के लिए हम लोग जो मॉक टेस्ट हमने स्टार्ट किया था, मॉक टेस्ट की सीरीज 2020 के अंदर, उसको भी यहाँ पर चलाएंगे शुरू से, ताकि जब 2021 में एग्जाम का महीना आए तब आपको ये ना सोचना पड़े कि मेरे जो करंट अफेयर्स है वो तो मैंने करे ही नहीं। तब तक आपकी रिवीजन मल्टीपल टाइम्स अच्छे से हो पाएगी। इसलिए जो मैराथन सेशंस हैं उनको देख लीजिएगा, और जो मॉक टेस्ट हम टाइम टू टाइम कंडक्ट करेंगे, हर महीने में एक मॉक टेस्ट तो कंडक्ट किया ही जाएगा। एग्जाम तक आते आते आपके काफ़ी जो मॉक टेस्ट होंगे वो कवर हो चुके होंगे, अदर देन जो टेस्ट सीरीज में आप करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसको देख लेते हैं एक बार। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में देखेंगे, डीसी के बारे में देखेंगे, डीएसआईआई दैट इज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स, फेम इंडिया के बारे में देखेंगे, देन प्रीतिलता वादेदार के बारे में देखेंगे, पीडीएस से गोल्ड मेडल के ऊपर एक एमसीक्यू है, जीमेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आरआरटीएस ट्रेन्स के बारे में जानेंगे, सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को भी यहाँ पर देखेंगे, एमसीक्यूज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर भी, और फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के ऊपर भी यहाँ पे एक एमसीक्यू बनाया है। फाइनली इसे हम रिवाइज करेंगे पूरे लेक्चर को, और ये आपकी पहली रिवीजन होने वाले। 3-4 रिवीजन जो एग्जाम से पहले ज़रूरी हैं, बाकी की रिवीजन कैसे करनी है वो हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे। यूपीएससी की कोट देख लेते हैं एक बार। टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। नाउ जो कोट है यूपीएससी के अंदर अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए आज जो आपके पास है ना, रियलिटी तो यही है, ठीक है। आज के जो 24 घंटे, दिस इज द रियलिटी। कल क्या है क्या नहीं है दैट यू डोंट नो, और एग्जाम से पहले आपको कितना टाइम मिलता है कितना टाइम नहीं मिलता, इवन दैट यू डोंट नो। तो टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी। तो ये जो 24 घंटे का जो प्रेजेंट, इसको कहते भी प्रेजेंट है बिकॉज इट इज अ प्रेजेंट, इसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना आना चाहिए। इसके लिए मैं एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूं जिसके अंदर प्लान कैसे करते हैं पूरे दिन को यूपीएससी के कैंडिडेट्स, वो मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने 24 घंटे को किस तरीके से प्लान करता था, कौन कौन सी एप्स में यूज़ करता था इसके लिए, ताकि मेरे जो आवर्स हैं कोई भी घंटा वेस्ट ना जाए, कोई भी मिनट वेस्ट ना जाए, वो एप्स में आपको बताऊंगा। और अपना जो प्लानर है उसकी एक पीडीएफ भी आपसे शेयर करूंगा, ताकि आप उसे फोटो स्टेट करा के या फिर उसे प्रिंट करा के एवरीडे बेसिस पे यूज़ कर पाए। ये भी प्रॉबेबली दिस वीक मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि प्लान करना ना भूलें आप, क्योंकि प्लानिंग होगी अगर तो एग्जाम को सिलेबस कंप्लीट करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और एग्जाम को क्रैक करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, मार्किंग स्कीम आप जानते ही हैं, आपको 6 या 6 से ज़्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करना है। लेस देन 6 करते हैं तो 1 घंटे के बाद रिवाइज कर लीजिएगा, अदरवाइज 24 आवर्स में एक बार इसे रिवाइज कर सकते हैं। स्ट्रेट अवे चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ पीसीए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इज लोकेटेड। पीसीए का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्ट्रेट क्वेश्चन है यूपीएससी की तरह। क्या हेग के अंदर है, पेरिस, जेनेवा, वॉशिंगटन डीसी, सोची? 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे स्ट्रेट अवे आ जाते हैं जहां पे लोकेशन पूछ ली जाती है, इंडेक्स के अंदर रैंक पूछ लिया जाता है। सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, इजी टू स्कोर होते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर। सोचिए। चलिए, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है हेग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ए इज द करेक्ट आंसर। इसने अभी रूल किया है, बेसिकली द हेग रूल दैट इंडिया का जो रेट्रोस्पेक्टिव डिमांड है, इंडिया जो है वोडाफोन से 22,100 करोड़ का कैपिटल गेन टैक्स जो है उसको यहां पर मांग रहा है, और जो पीसीए है दैट इज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये इस चीज को मना कर रहा है कि इंडिया को ये 22,000 करोड़ जो है ये नहीं मांगने चाहिए। देखिए, 2007 के अंदर वोडाफोन ने एक डील करी थी जहां पर हमारे जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसके अंदर कुछ लूप होल्स थे, उन लूप होल्स का फायदा उठाया गया था, और इस वजह से अभी हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है वो लगा रहे हैं वोडाफोन के ऊपर। और यहां पे बेसिस क्या दे रहे हैं? बेसिस के लिए एक टर्म यूज करी गई है, इन ब्रीच ऑफ द गारंटी ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट।
ठीक है, इस फ्रेज को यूज करते हुए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया जा रहा है। क्या इंडिया पहली कंट्री होगी ऐसा लगाने वाली? नहीं, हमसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ऐसे टैक्सेस लगाए हैं, इवन इटली ने भी ऐसे टैक्सेस रेट्रोस्पेक्टिव वे में लगाए हैं। क्योंकि बिल्कुल ठीक बात है, देखिए 2007 में हो सकता है आपको कोई लूप होल मिल गया और इस वजह से आपने इतना ज्यादा पैसा जो है वो बचा लिया अपना, बट ये चीज भी सही नहीं है, क्योंकि 22,000 करोड़ आपको पे करना चाहिए था, जो कि हमारी कंट्रीज की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता। तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पैसे को यूज कर रहे हैं, ऐसे पैसे को बचाने की कोशिश करें जो कि अदरवाइज गरीबों के लिए यहां पे यूज किया जा सकता था, कुछ ऐसे लोग जिनको खाना प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जा सकता था, यहां पे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बच्चों के लिए यूज किया जा सकता था, काफी सारी सोशियो इकोनॉमिक एरियाज की स्कीम्स जो थी उनको फंड किया जा सकता था इन 22,000 करोड़ से। ठीक है, तो यहां पे जो पीसीए है वो अभी इंटरवीन कर रही है, इस वजह से इसकी लोकेशन पूछी गई थी। पीसीए जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटेड है टू सर्व द इंटरनेशनल कम्युनिटी किस एरिया के अंदर जब भी डिस्प्यूट होता है, तो डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए, चाहे वो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट यहाँ पे एक कंट्री या कोई इंस्टीट्यूशन के बीच में हो, तो एस्टैब्लिश किया गया था। काफी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 1899 के अंदर इसे हेग नेदरलैंड के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी, आपने सुना होगा यूएनडीपी है और इसके अलावा यूनेस्को है, काफी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूनाइटेड नेशन के अंदर आती है, बट दिस डज नॉट कम अंडर यूनाइटेड नेशन। ध्यान रखिएगा, एक स्टेटमेंट ये भी दी जा सकती है, मान लीजिए 3 स्टेटमेंट दे दी, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाई 3 स्टेटमेंट। इट एम्स टू सर्व द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को सर्व करती है। चौथी स्टेटमेंट यहाँ पे दे दी, इट कम्स अंडर यूएन, ये यूनाइटेड नेशन के अंदर आती है। और हमें लग सकता है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन अधिकतर यूनाइटेड नेशन के अंदर आती है, तो ये भी आती होगी, बट नो, दिस विल बिकम इनकरेक्ट। तो यहाँ पे इसके अलावा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा, हेग नेदरलैंड में इसे बनाया गया था, और ये एक ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर तो है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की कोई एजेंसी नहीं है, ध्यान रखिएगा। पीसीए जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये बेसिकली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेकर, जैसे कि यहाँ पे वोडाफोन और इंडिया के बीच में कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये वोडाफोन की जो पूरी हिस्ट्री है उसके बारे में दिया है कि 2007 में वोडाफोन का एक 11 बिलियन की डील हुई थी, जिसमें इसने इंडियन मोबाइल एसेट हचिसन वेम्पोवा को यहाँ पे बाय किया था। इंडिया ने इसमें क्लेम किया था 3.79 बिलियन, इंक्लूडिंग 2 बिलियन इन द टैक्सेस, 2 बिलियन इसमें टैक्स की मांग करी गई थी, एज वेल एज द इंटरेस्ट और पेनल्टीज। टेलीकॉम कंपनी कंटेस्ट दिस डिसीजन, तो ये डिसीजन को यहाँ पे काउंटर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की 2012 में रूलिंग आई थी, जिसने किसको, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर दैट इज वोडाफोन को सपोर्ट किया था। गवर्नमेंट चेंजेस रूल्स टू अनेबल इट टू टैक्स डील्स दैट हैड ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड, गवर्नमेंट ने यहाँ पे रूल्स के अंदर चेंज किया और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की यहाँ पर मांग करनी शुरू करी। 2014 के अंदर वोडाफोन ने आर्बिट्रेशन का जो पूरी प्रोसीडिंग्स थी उसको इंडिया के अगेंस्ट में हेग के अंदर में स्टार्ट किया, और तभी पीसीए जो थी वो यहाँ पर पिक्चर में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन आइडेंटिफाइड एज DSII। ठीक है, देखिए पुराने लेक्चर्स में मैं डीसिप के बारे में आपको बता चुका हूं, मैंने आपको ये भी बताया था कि 2% ऑफ जीडीपी अगर किसी भी बैंक के पास एसेट्स है, मान लीजिए किसी कंपनी की जीडीपी $1 ट्रिलियन है और इस बैंक के पास इसका 2% एसेट्स है, तो वो डीसिप बन जाएगा, मतलब डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, जिसको टू बिग टू फेल बैंक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो टर्मिनोलॉजी थी सिर्फ बैंक्स के लिए यूज करी जाती थी, और पहली बार इसे अब इंश्योरेंस जो एजेंसीज है, हमारी इंश्योरेंस कंपनीज है, उनके लिए भी यूज किया जाने लगा है। तो इन तीनों में से कौन है? क्या IRDAI दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, DSSI है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहां पे देखिए IRDAI जो है ये कोई इंश्योरर तो नहीं है, दिस इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, और यहां पे IRDAI ने ही 3 कंपनीज को कहा है, दैट इज LIC लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस। इन तीनों को DSII जो है यहां पर घोषित किया है। तो यहां पे पहला जो है ये तो इनकरेक्ट हो जाता है, सेकंड इज करेक्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। तो यहां पे इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है हमारा सेकंड एंड थर्ड। अगर आपने इसको करेक्ट मार्क किया है, वैसे इजी क्वेश्चन था कंपैरेटिवली, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, देन इट मींस फोकस और प्रिपरेशन दोनों ही काफी अच्छी चल रही है। नहीं भी आइडेंटिफाई कर पाए थे तब भी कोई बात नहीं, ग्रेजुअली हम इंप्रूव कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दीज आर 3 कंपनीज लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फेम इंडिया को लेकर। ठीक है, फेम इंडिया अगेन न्यूज में थी। यहां पे एक बेसिकली फेम इंडिया जो है ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और यहां पे रिसेंटली 670 इलेक्ट्रिक बसेस जो है इसको सैंक्शन किया गया, और 670 इलेक्ट्रिक बसेस को महाराष्ट्र
गोवा और चंडीगढ़ के अंदर सेंक्शन किया गया। साथ में ही 241 चार्जिंग स्टेशंस, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तभी आ पाएगी जब हमारे पास क्या होगा, चार्जिंग पोर्ट्स होंगे। अभी क्या है, देखिए हम लोग डीजल और पेट्रोल की कार्स और व्हीकल्स को यूज करते हैं क्योंकि जगह जगह पे पेट्रोल पंप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन अगर ये चार्जिंग पोर्ट्स जगह जगह पे अवेलेबल नहीं होंगे तो डेफिनेटली कोई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को कोई यूज ही नहीं करेगा। और इससे होगा क्या, जो एक क्लीन एनवायरनमेंट की तरफ हम चल रहे हैं, जो हमारा विजन है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले तो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का मतलब है चार्जिंग पोर्ट्स बनाना। जहां जहां पेट्रोल पंप्स हैं उससे भी ज्यादा हमें यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट्स हैं वो प्रोवाइड करने हैं इसके अंदर। एट द सेम टाइम ये भी मैं आपको बताऊं, अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है कि जो चार्जिंग है कम टाइम में हो सके। आप पेट्रोल भरवाने चाहते हैं, कितने मिनट, 3 या 4 मिनट लगते हैं आपको पेट्रोल भरवाने के लिए, लेकिन चार्जिंग पोर्ट्स में कहा गया है कि अराउंड 30 मिनट जो है वो चार्जिंग के अंदर लगते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम किया जा रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है ये कम से कम किया जा सके, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स को चार्ज किया जा सके। ठीक है, तो यहां पे जो 241 चार्जिंग स्टेशन है कहां कहां पे आएंगे, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरला, गुजरात, पोर्ट ब्लेयर के अंदर इनको सैंक्शन किया गया। तो यहां पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहली कहती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट इज एडमिनिस्ट्रिंग द स्कीम। तो ये जो फेम इंडिया स्कीम है जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो है वो एडमिनिस्टर कर रही है। फेज 2 ऑफ फेम इंडिया स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के लिए फेज 2 को यहां पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। द फेज फोकस ऑन सपोर्टिंग इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक एंड शेयर ट्रांसपोर्ट। तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर फेज है इसके अंदर किसको फोकस किया जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर यहां पर फोकस दिया जा रहा है। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इट डज नॉट कम अंडर रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री, इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर आता है। कहीं से सोच के नहीं लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में क्यों आएगा, तभी यहाँ पे इस तरीके की चीजें जो कि आपकी कॉमन सेंस आंसर नहीं कर सकती, क्योंकि हो सकता है हमें लगे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आ सकते हैं, बट इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज, जो इसको एडमिनिस्टर कर रही है, जिसकी फुल फॉर्म है, फेम की फुल फॉर्म फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। एक बार दोबारा बता देता हूं, फेम स्टैंड्स फॉर फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। स्कीम आई थी 2015 के अंदर, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स को यहां पे प्रमोट किया जा सके। एट प्रेजेंट इसका सेकंड फेज चल रहा है फेम इंडिया का 2020 के अंदर। इसके लिए 3 साल जो है वो दिए गए हैं। 2019 से ये शुरू हुआ था और 22 तक ये चलने वाला है। 10,000 करोड़ का आउटले दिया गया है सेकंड फेज के लिए। तो ये मेंस के जो फैक्ट्स हैं आपके वो भी रेडी हो गए, ठीक है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट मैंने आपको बता दी, इस वजह से बी और डी को फटाफट एलिमिनेट कर लीजिए। ठीक है, बी और डी को एलिमिनेट करेंगे तो बचा क्या, ए और सी, और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो दोनों में, मतलब थर्ड तो हमारी करेक्ट हो गई। मतलब इस फेज के अंदर, सेकंड फेज के अंदर जो ध्यान दिया जा रहा है वो किस पे दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द शेयर ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जैसे बसेस अभी यहां पे सैंक्शन करी गई है, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वहां पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कैसे लाई जा सकती है। तो पर्सनल व्हीकल्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है उतना जितना कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के, कैसे बसेस, कैसे ट्रेन, कैसे मेट्रोज इस तरीके से चलाई जा सकती है। अब आएगी बारी सेकंड स्टेटमेंट की। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3 साल के लिए फेम सेकंड फेज जो इसका लाया गया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। फेज किस चीज पे फोकस करेगा, पब्लिक और शेयर ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस करेगा। सब्सिडीज दी जाएगी, ई बसेस जो है वो लेके आई जाएंगी। 3 व्हीलर्स जो होते हैं वो भी एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, उसको भी ई फॉर्म में लाया जाएगा। और ई व्हीलर पैसेंजर कार्स जो है वो भी यहाँ पे 2 व्हीलर्स के साथ भी लाई जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट प्रीति लता वादेदार। तो इनको लेकर न्यूज़ थी। प्रीति लता वादेदार जो एक रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट रह चुके हैं, इनको लेकर न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया था, इसलिए क्वेश्चन बनाया गया। पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इनको लेकर करेक्ट है। पहली कहती है प्रीति लता वादेदार वॉज अ बेंगोली रेवोल्यूशनरी। तो वो रेवोल्यूशनरी तो थे, पर क्या वो बेंगोली रेवोल्यूशनरी थे। शी वॉज इन्फ्लुएंशियल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में काफ़ी इन्फ्लुएंस उनका था। प्रीति लता जॉइंड अ रेवोल्यूशनरी ग्रुप हेडेड बाय भगत सिंह। भगत सिंह द्वारा एक ग्रुप, जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, उनको इन्होंने ज्वाइन किया था। सोचिए, वैसे तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर्स में दिया गया था तो इसलिए पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए सोचिए। चलिए, तो यहाँ पे प्रीति लता वादेदार जी के बारे में पढ़ते हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग हर एजुकेशन, कहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करी थी, चित्तगांव ढाका के अंदर। उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने बेथुने कॉलेज जो कि कोलकाता में था उसको अटेंड किया। तो फर्दर एजुकेशन बेथुने कॉलेज के अंदर करी। मेंस का मटेरियल भी है, ये चीज़ें भी आपसे
प्रीलिम्स के अंदर भी पूछी जा सकती है कि उनकी जो फर्दर एजुकेशन थी वो कहाँ पे हुई थी। शी ग्रेजुएटेड इन फिलोसफी और डिस्टिंक्शन के साथ उन्होंने पास किया था एंड बिकेम अ स्कूल टीचर। फाइनली वो एक स्कूल टीचर बन गए थे। प्रीतिलिता ने बाद में एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप ज्वाइन किया जो कि सूर्य सेन के द्वारा हेड किया जाता था, ना कि भगत सिंह के द्वारा। इस वजह से तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने से आपको आपका आंसर मिल जाता है, दैट इज ए। इसका मतलब यह है कि वो बंगाली रेवोल्यूशनरी थे। यस, पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है और काफ़ी इन्फ्लुएंस था उनका इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर, ध्यान रखिएगा। शी इज़ नोन फॉर लीडिंग 15 रेवोल्यूशनरी इन 1932। आर्म्ड अटैक किया था इन्होंने, कहाँ पर? यूरोपियन क्लब के ऊपर। इसके अंदर एक जो इंडिविजुअल थे वो मारे गए थे और 11 इंजर्ड हो गए थे। रेवोल्यूशनरीज टॉर्च द क्लब एंड वर लेटर कॉट बाय ब्रिटिश पुलिस। बाद में ब्रिटिश पुलिस ने उनको पकड़ लिया था और अरेस्ट को अवॉइड करने के लिए प्रीतिलता ने साइनाइड कंज्यूम कर लिया एंड देन उनकी डेथ हो गई। चलिए, आंसर हमारा यहाँ पे ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं पीडीएसए के बारे में। पूछा गया पीडीएसए गोल्ड मेडल किस लिए दिया जाता है? क्या ये प्रिजनर ऑफ वॉर को दिया जाता है, फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाता है, एनिमल्स कंसर्निंग दिया जाता है या एनवायरमेंटलिस्ट को दिया जाता है? सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, अ रैट जिसका नाम है मगावा, इनको पीडीएसए गोल्ड मेडल जो है वो लाइफ सेविंग वर्क करने के लिए कंबोडिया के अंदर दिया गया। मगावा हु इज एन अफ्रीकन जाइंट पाउच्ड रैट इज जस्ट अंडर 8 years old। 8 साल से छोटी आयु का एक रैट है और फर्स्ट रैट है ये अपने आप में जिसने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है। और पीडीएसए जो है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 1917 में इसको फाउंड किया गया था बाय एनिमल वेलफेयर पायनियर मैरिया डिकिन के द्वारा। ठीक है, ये यूके की एक लीडिंग वेटरनरी चैरिटीज है और पीडीएसए गोल्ड मेडल जो है इनिशिएट करे गए थे 2002 के अंदर एंड रिवॉर्ड्स सिविलियंस एक्ट्स ऑफ एनिमल ब्रेवरी एंड डिवोशन टू ड्यूटी। इट इज द हाईएस्ट ऑनर रिकग्नाइजिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ब्रेवरी के कुछ इंस्टेंसेज होते हैं वहां पर ये दिया जाता है। द मेडल हैज बीन अवॉर्डेड टू 30 एनिमल्स ऑफर। 30 एनिमल्स को अभी तक ये दिया जा चुका है और इसमें ज़्यादातर जो है वो डॉग्स हैं, क्योंकि आपको पता है डॉग्स जो होते हैं उनके ब्रेवरी के एक्ट्स आप देखना चाहें तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहली बार जो है रैट को दिया गया उनके काम के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर। काफ़ी यूनिक सा क्वेश्चन था, पता होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज हमें लगेगा कि इस तरीके का भी कोई अवार्ड हो सकता है क्या। सो दिस इज पीडीएसए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेटमोक का प्रीलिम्स प्लस मेंस गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो अभी लॉन्च कर दिया गया है, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा जो जो चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए स्पेक्ट्रम की सीरीज़ है, एनिमेशन सीरीज़, एमसीक्यू सीरीज़ है, देन पॉलिटी की सीरीज़ है। इसमें जो मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ है वो भी हम अक्टूबर 4 के बाद स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है जिमेक्स के बारे में है। पूछा गया जिमेक्स को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। जिमेक्स सीरीज ऑफ एक्सरसाइज कमेंस्ड इन 2012। 2012 में इस एक्सरसाइज को शुरू किया गया था। स्पेशल फोकस जो होता है इसका मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन के ऊपर होता है। P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो होते हैं इसके अंदर यूज किए जाने वाले हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जिमेक्स क्या इसका मतलब है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, दैट इज जिमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। जिमेक्स का 4th एडिशन जो है ये कंडक्ट किया गया है अभी, और इस एक्सरसाइज को किया जाता है बायनली, मींस 2 साल में एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 26 से 28 सितंबर तक इसको कंडक्ट किया गया है। मल्टी फैसेटेड टैक्टिकल एक्सरसाइज है जिसके अंदर वेपन फायरिंग वेपन्स जो होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस करे जाते हैं, साथ में एंटी सबमरीन एंड एंटी वॉरफेयर ड्रिल्स जो है वो भी इसमें कंडक्ट करी जाती है। हमारे यहाँ से डिस्ट्रॉयर चेन्नई जो है, जो कि इंडिजिनसली बिल्ट बनाया गया है। टेक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट तरकश ने भी ज्वाइन किया। देन एक टैंकर दीपक ने भी इसके अंदर ज्वाइन किया था इस एक्सरसाइज के अंदर। साथ में ही P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन की एक्सरसाइज है, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। और साथ में ही जिमेक्स जो एक्सरसाइज है 2012 में इसको कंडक्ट करना शुरू किया था और उसके बाद हर 2 साल में एक बार इसको किया जाता है, या फिर कह सकते हैं एवरी अदर ईयर इसको किया जाता है। चलिए, सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बेसिकली RRTS रैपिड रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसको लेकर क्वेश्चन है यहाँ पर।
पहली स्टेटमेंट कहती है दिल्ली गाजियाबाद सोनीपत कॉरिडोर इज द फर्स्ट आरआरटीएस कॉरिडोर बीइंग इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। भारत के अंदर जो पहला आरआरटीएस कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो दिल्ली गाजियाबाद सोनीपत का है। आरआरटीएस ट्रेन्स विल बी लाइट वेट एंड फुल्ली एयर कंडीशन। तो ये जो ट्रेन्स होंगी लाइट वेट होंगी और फुल्ली एसी होगा इसमें। प्रोटोटाइप इज शेड्यूल्ड टू रोल ऑफ द प्रोडक्शन लाइन इन 2025। प्रोटोटाइप जो शेड्यूल करी गई है रोल ऑफ होना कब से शुरू होगा? 2025 से। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो जान लीजिए दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर जो है वो पहला है जिसे बनाया जा रहा है। तो इट इज नॉट सोनीपत, इट इज मेरठ। पहली स्टेटमेंट आपकी हो जाती है गलत। ठीक है। सेकेंड, आरआरटीएस ट्रेन्स जो होंगी लाइट वेट और एयर कंडीशन रहेंगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी है तो लाइट वेट और एयर कंडीशन तो रहने ही वाली है। मैप पे मैं आपको इसका रूट भी दिखाऊंगा। प्रोटोटाइप जो है वो निकलने वाला है कब से? प्रोटोटाइप इसका निकलने वाला है 2022 से, ना कि 2025 से। तो इसी वजह से थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। और आपसे यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ सेकंड करेक्ट है तो ए मत मार्क कर दीजिएगा। आंसर हमारा होगा बी, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। दुर्गा शंकर मिश्रा जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ HUA के, उन्होंने, जो कि चेयरमैन भी है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के NCRTC के, उन्होंने क्या किया है? अनवील किया है इस आरआरटीएस ट्रेन को। और इसमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर जो है वो अपने आप में पहला इंप्लीमेंटेशन होने जा रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट है ये आरआरटीएस रोलिंग स्टॉक, और आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इंडिया के अंदर। यहाँ पे जो स्पीड इसके लिए डिजाइन करी गई है 180 kmph की स्पीड रहेगी इसके ऊपर। और साथ में स्टेनलेस स्टील की आउटर बॉडी रहने वाली है जो भी ट्रेन इस पर चलेंगी। एरोडायनेमिक्स उनकी शेप होने वाली है कुछ इस तरीके से दिखेंगी जैसे आप जापानीज या चाइनीज ट्रेन देखते हैं। स्पीड काफ़ी अच्छी होने वाली है और इसमें 82 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसे कवर किया गया है। ये देख सकते हैं आप, दिल्ली इसमें कवर किया गया है और यहाँ पे ये आपका मेरठ है और ये इसमें गाजियाबाद है। ट्रैवल टाइम बिटवीन दिल्ली एंड मेरठ जो है वो यहाँ पे 55 मिनट्स का हो जाएगा और जो ट्रैवल टाइम है वो 1/3 से यहाँ पर रिड्यूस होने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स हैज रिसेंटली बीन एस्टैब्लिश्ड इन। पर्टिकुलरली सेंटर जो है डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स के लिए कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया है, गोवा में किया गया है, मिजोरम में या फिर मध्य प्रदेश में? सोचिए। चलिए, सो फाउंडेशन स्टोन सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स का लगा गया है कहाँ पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। और यहाँ पे DPWD के द्वारा ये पूरा फंक्शन जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की देखरेख में किया गया है। एट प्रेजेंट कोई भी ट्रेनिंग फैसिलिटीज जो थी वो अवेलेबल नहीं थी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, लेकिन अभी इसे स्टार्ट किया गया विच इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। बाकी के स्टेट्स को भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए और पीपल विद स्पेशल नीड्स उनको यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। प्रपोज सेंटर जो है ये अवेलेबल कराया गया है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी और इसके साथ साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो फैसिलिटीज हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन को दी जाएंगी। सेटिंग अप ऑफ सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स एट ग्वालियर मध्य प्रदेश, अप्रूव इसे किया गया था पिछले साल 28 फरवरी को और यहाँ पे अप्रूवल के बाद 1.5 साल के बाद यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन हो गया। सेंटर विल बी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, 1860 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इसे रजिस्टर किया गया। डी हमारा यहाँ पे आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। पूछा गया MCI को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अभी रिसेंटली इसको लेकर न्यूज़ थी, उसी के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है। द बॉडी वॉज इन चार्ज ऑफ रेगुलेटिंग द मेडिकल प्रोफेशन। तो बॉडी जो है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं मेडिकल प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट हैज़ बिन रिप्लेस बाय नेशनल मेडिकल कमीशन, NMC के द्वारा इसे रिप्लेस कर दिया गया है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अगर आप क्वेश्चन में ही पढ़ेंगे स्टेटमेंट में ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को लेकर मैंने बताया था कुछ नया हुआ है। तो बॉडी वॉज लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये कभी हुआ करती थी, इट वॉज इन चार्ज ऑफ रेगुलेटिंग द मेडिकल प्रोफेशन। तो उससे कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है कि कोई नई बॉडी बनाई गई है, दैट इज नेशनल मेडिकल कमीशन को बनाया गया। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। हिस्टोरिक रिफॉर्म जो है वो इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन किए गए हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसे अनाउंस किया है कि NMC दैट इज नेशनल मेडिकल कमीशन जो है उसके साथ साथ 4 और ऑटोनमस बोर्ड्स को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इससे क्या होगा, 10 साल पुरानी बॉडी दैट इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो अब एबोलिश हो जाएगी, उसे खत्म कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड जो था वो 24 सितंबर 2020 को ही दिया जा चुका था। डॉक्टर SC शर्मा जो कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं एम्स के, उनको सिलेक्ट किया गया था एज अ चेयरपर्सन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। बिसाइड्स द चेयरपर्सन NMC विल हैव
10 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स। तो ये जो चेयरपर्सन है जिनको सिलेक्ट किया गया डॉक्टर एस सी शर्मा, उनके साथ साथ एनएमसी के अंदर 10 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स भी रहने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं इसके बारे में। एनएमसी में क्या होगा, 4 ऑटोनमस बोर्ड्स के बारे में बताया गया कौन कौन से होंगे। 4 ऑटोनमस बोर्ड्स ऑफ यूजी एंड पीजी मेडिकल एजुकेशन बोर्ड्स, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड हैव आल्सो बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू हेल्प एनएमसी को हेल्प करने के लिए। द बेसिक चेंज दैट हैज हैपेंड इन दैट द रेगुलेटर इज नाउ सिलेक्टेड ऑन मेरिट्स एज अपोज टू इलेक्टेड रेगुलेटर। तो अभी यहाँ पे जो रेगुलेटर होंगे उनको मेरिट के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन फ्राइडे फॉर फॉर्च्यून इनिशिएटिव के बारे में पूछा गया कि ये किससे एसोसिएट करता है। रिसेंटली आपको ध्यान होगा ये न्यूज़ में था, क्यों था, अगर वो बता दूंगा तो आंसर करना आसान हो जाएगा आपके लिए, इसलिए बाद में बताऊंगा वो मैं आपको। क्या ये क्लाइमेट चेंज को लेकर है, बायोगैस प्लांट्स को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ई लर्निंग को? सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली स्टूडेंट्स एंड यूथ अंडर द बैनर ऑफ फ्राइडे फॉर फ्यूचर, जिसको FFF भी कहा जाता है, प्रोटेस्टेड आउटसाइड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के ऑफिस। इन्होंने कहा कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट 2020 का जो ड्राफ्ट है इसको स्क्रैप करो। ठीक है, वैसे न्यूज़ पॉलिटिकल है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के ऑफिस के पास जाके जो प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का क्या स्टैचर है। तो फ्राइडे फॉर फ्यूचर है, इसके बारे में जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कहाँ पे इन्होंने डिमांड किया है स्क्रैप करने के लिए, पर्टिकुलर ये जो ड्राफ्ट बनाया गया था इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के ऑफिस के बाहर किया है, मिनिस्ट्री के बाहर किया। इट मीन्स इट इज सम हाउ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ए हमारा यहाँ पे आंसर है। ग्लोबल क्लाइमेट मूवमेंट की अगर बात करी जाए तो FFF जो है इट्स अ डायनेमिक ग्लोबल स्टूडेंट मूवमेंट, जो कि क्या करता है, जो कि इमीडिएट एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज को पुश करने की कोशिश करता है, कैंपेनिंग करता है, एडवोकेसी करता है। मूवमेंट जो है इंस्पायर हुआ था स्वीडिश टीनेजर ग्रेटा थर्नबर्ग के द्वारा, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था स्वीडिश पार्लियामेंट के अंदर फॉर 3 कंसेक्यूटिव वीक्स इन 2018 टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसी। और यहाँ पर भी इस तरीके से क्लाइमेट इमरजेंसी को लेकर ये पर्टिकुलर प्रोटेस्ट किया गया। आंसर हमारा हो जाएगा ए। प्रोटेस्ट पर से इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है। ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। हम 2 मिनट के अंदर इसे रिवाइज करेंगे जल्दी से, और फिर प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है उसके बारे में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए, सबसे पहले था PCA के बारे में देखा था हमने, हेग में ये लोकेट करती है। PCA क्या, वोडाफोन का पूरा इशू चल रहा है इंडिया के साथ, इस वजह से इसने इंटरवीन किया है, और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जानी जाती है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट DSII, तो यहाँ पे IRDA ने कहा है LIC, GIC और न्यू इंडिया एश्योरेंस जो है इसके अंदर फॉल करेंगे। फेम इंडिया किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री मैंने आपको बताई थी, बताइएगा मुझे अगर याद है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर। सेकंड फेज चल रहा है, 3 साल के लिए चलेगा। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करी जा रही है, खासतौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में। प्रीतिलता वाडेदार बंगाली रेवोल्यूशनरी थी, पढ़ाई करी, उनके बाद टीचर बनी, एंड देन सूर्य सेन की जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप था उनको ज्वाइन कर लिया। देन PDSA के बारे में देखा था, एनिमल्स को दिया जाता है, और इस बार एक रैट को दिया गया, ज्यादातर डॉग्स को दिया जाता है। फिर इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6 में बात करी गई थी जिमेक्स के बारे में। ये क्या है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है, और इसके अंदर P8I ने भी पार्टिसिपेट किया है, और मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है 2 साल में एक बार। फिर हमने देखा था दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का जो RRTS है उसके बारे में। यहाँ पे 1/3 टाइम जो है वो कम होने वाला है। यहाँ पे 83 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसमें गाजियाबाद को कवर किया जाएगा, दिल्ली, गाजियाबाद एंड मेरठ। ये मैप के ऊपर भी देखा था। एरोडायनेमिक्स यहाँ पे ट्रेन रहेंगी। देन सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट कहाँ पे आया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर आया है। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था मेडिकल काउंसिल, जिसको कि NMC रिप्लेस करेगा। अब मेरिट बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। 10 साल पुराना सिस्टम चला जाएगा, और 4 इसके साथ ऑटोनमस बोर्ड्स जो हैं वो भी बनाए जाएंगे। फ्राइडे फॉर फ्यूचर जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर था। 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, रिवीजन कंप्लीट हो गई है। कमेंट सेक्शन में मार्क्स अपने जरूर लिखिएगा, और प्रीलिम्स का जो आंसर आपको करना है वो है ऑपरेशन संजीवनी वाज अंडरटेकन इन विच कंट्री। तो ऑपरेशन संजीवनी किस कंट्री के साथ हमने किया था सबसे पहले, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, और साथ अपने मार्क्स जो है वो जरूर लिखिएगा। जितना भी आपने स्कोर किया, लेस देन 6 स्कोर किया अगर आपने, तो कोई बात नहीं, मार्क्स लिख दीजिएगा। अगर 2 भी स्कोर किए, दोबारा से इसे अटेम्प्ट करके अपने मार्क्स को एडिट कर दीजिएगा। पर्टिकुलर PDF जो है इसकी, और या फिर कोई भी आपका डाउट है वो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको कोई मिस ना हो। NCERT से कंसर्निंग जो MCQs है वो अब हम लाने वाले हैं, उसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस